वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक वीडियो लेके आए हैं पॉलिटी के ऊपर। ये सीरीज़ होगा, सीरीज़ का पहला वीडियो है। ये आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी, की एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स, ओवरव्यू ऑफ इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब जो भी एक्ट हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें से मोस्टली इस पे पढ़ेंगे हम लोग कि लेजिस्लेटिव एक्ट जो कि लॉ का जो एक्ट है वो जो हुआ था उसके ऊपर ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, ब्रिटिश रूल के अंदर। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो ओवरव्यू में हम ये पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1853, क्राउन रूल 1857 से 1947, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1909, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1857 तक। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के में क्या हुआ था, उसके बाद बाकी के चार्टर एक्ट्स में क्या क्या था वो पढ़ेंगे हम लोग। तो चार्टर एक्ट 1853 ये था, सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वॉज टू अपॉइंटेड, मतलब बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया था। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, नियम बनाने का और पालन करवाने का जो दोनों फंक्शंस था वो पहली बार अलग किया गया था। एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ओपन टू इंडियंस। मतलब एक सिविल सर्वेंट के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जिसे हम लोग आज के नाम पे यूपीएससी जानते हैं। फिर जो कोर्ट के डायरेक्टर थे उसे घटाकर 18 कर दिया गया था 24 से, और उस 18 में से भी 6 ऐसे थे जो क्राउन के द्वारा चूज़ किए गए थे। क्राउन के द्वारा चूज़ करना मतलब हो गया रानी के द्वारा चूज़ किया हुआ। एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू सर्टेन पोसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज फॉर द ब्रिटिश क्राउन विदाउट स्पेसिफिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। मतलब क्या हो गया कि कंपनीज रूल हमेशा के लिए रहेगा, जब तक कि मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ है इंडिया की वो सब कंपनी के अंडर चला गया, और ये कब तक रहेगा इसका कोई भी टाइमलाइन या सीमा समय नहीं बताया गया था। इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब वहाँ के लोकल लोगों के लिए, इंडियंस के लिए भी रिप्रेजेंटेशन का स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्राउन रूल में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या हुआ था, पावर ट्रांसफ़र हो गया था कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे ट्रांसफ़र होकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर एबोलिश। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियम चलता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो सब हटा के उसके बाद जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था उसे हटा गया था। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद अ 15 मेंबर काउंसिल टू स्टेट हिम। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट बनाया गया जिसको एक 15 मेंबर के काउंसिल की टीम उसको असिस्ट करता था। द गवर्नर जनरल वॉज मेड द वाइसराय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय बनाया गया था कि इंडिया का, और ऐसे में लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसराय बने थे। क्रिएटेड अ यूनिटरी रिजिड एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जहाँ पे मतलब वो पूरा सेंटर बेस्ड हो, सब कुछ सेंटर से ही चले। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बात करेंगे हम लोग। अ 5th मेंबर फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड वाज एडेड टू द वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक 5वें मेंबर को लीगल बैकग्राउंड के थ्रू, मतलब लीगल प्रोसेस के थ्रू वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया था। वाइसराय कुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन हिज काउंसिल। वाइसराय कुछ इंडियंस को भी नॉन ऑफिशियल के तौर पर ही नॉमिनेट कर सकते थे, जिसमें 1862 में 3 ऐसे इंडियन को नॉमिनेट किया गया था। मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये ऐसा स्टार्ट हुआ था कि इंडिया को भी, इंडियंस को भी रिप्रेजेंट किया, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल रहा था नियम कानून बनाने में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड बाय द एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसका एक्सपेंशन हो गया था, कितने एडिशन से, 6 से लेके 12 तक। द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग 1859 वाज रिकॉग्नाइज्ड। जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उसे रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, जो कि सिस्टम मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया था कब, 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, और उसे फिर सिस्टम में लगाया गया था।
डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है पावर बांटने के लिए, तो पावर फिर थोड़ा थोड़ा स्टेट से भी लेके कुछ कुछ पावर प्रेसिडेंसीज को भी दिया गया था। ये बेसिकली कोई ज़्यादा कुछ था नहीं, ये बस लुभाने के लिए एक कोशिश था, जैसे कि राजा महाराजा उनके साइड हो जाए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेशन बाय अलाउइंग डिस्कशन ऑन द बजट ऑफ द बजट। इन्होंने बजट में भी फिर अलाउ किया रिप्रेजेंटेशन को। इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन का एलिमेंट भी इंडिया में लाया कि अब चलो यहाँ पे इलेक्शन भी होने के चांसेस बनेंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन नॉमिनेट कर रहे थे इसके बाद? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, तो रिफॉर्म अनाउंस हो गया था। लॉर्ड मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी स्टेट थे और मिंटो जी हमारे थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, मतलब उस समय के इंडिया के जो कि आज़ाद नहीं था। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के और भी मेंबर्स थे वो और भी सवाल जवाब पूछ सकते थे। द कंपनी रूल 1773-1857 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था कि डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था विथ अथॉरिटी ओवर मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, और बंगाल के गवर्नर के जनरल को ही मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा सब पे अथॉरिटी दे दिया गया था। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। फिर इसी रूल के हिसाब से एक सुप्रीम कोर्ट बना था बंगाल में, ठीक है, कैलकाटा में, जिनके पहले जज थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। प्रोहिबिटेड एक कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। और एक कंपनी चलता था तो उसके जो भी सर्वेंट्स थे उस पर बैन कर दिया गया था कि आप कुछ भी बाहर के लोगों से ले, जिससे कि करप्शन रुके, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करेंगे। प्रोवाइडेड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल विथ 6 मेंबर्स, 2 फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट एंड रेस्ट फ्रॉम द प्राइवी काउंसिल। तो ये प्राइवी काउंसिल से 4 लोग, बाकी 2 लोग ब्रिटिश कैबिनेट से थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। बोर्ड वॉज सेटअप टू गाइड एंड सुपरवाइज कंपनी अफेयर्स इन इंडिया। बोर्ड किस लिए था? कि कंपनी जो अफेयर्स होगा और इंडिया का उसको रिकग्नाइज करने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कन्फाइंड टू मैनेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इशूज़ ओनली। इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट्स के बारे में, जिसमें पहला चार्टर एक्ट 1793 में। इसमें क्या हुआ था कि सैलरी ऑफ स्टाफ एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, मतलब जो भी सैलरीज मिलेंगे वो इंडियन रेवेन्यू, जो भी इंडिया में रेवेन्यू आएगा उससे मिलेगा। 1813 का क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया एंड प्रोवाइडेड अ 1 लाख ग्रांट फॉर एजुकेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो ख़त्म हो गया था और 1 लाख ग्रांट मिला था एजुकेशन के लिए। 1883 में क्या था? सेंट्रलाइज्ड पावर मेकिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेंटिक। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे चैनल पे, आप जाके देखिए। आपको बहुत सारे करंट अफेयर के शॉर्ट्स सबको मिलते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।